सुप्रभात सभी को। आज एक बार फिर सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। तो हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 10, जो कि एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है भारत गौरव। इस कविता को लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत का गौरव गान किया। भारत के प्राचीन होने की बात कही, प्राचीन होने के साथ साथ सबसे उत्कृष्ट, सबसे महान होने की बात कही। और मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में भारत का गुणगान किया है, भारत का गौरव गान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये भारतवर्ष सभी देशों में महान है, भूलोक का, पृथ्वी लोक का ये गौरव है। सबसे पहले अगर मानवों की रचना कहीं हुई है, सबसे पहले सभ्यता ने अगर कहीं जन्म लिया, सबसे पहले अगर सबसे पहले मानवता ने अगर कहीं जन्म लिया है या मनुष्यों ने कहीं जन्म लिया है, तो वह भारतवर्ष ही है। पूरे भूलोक में सबसे श्रेष्ठ, इस धरती पर, इस धरा पर, इस जगत में, संसार में जितने भी देश हैं, उन सब में महान है ये भारतवर्ष। तो मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो हिंदी साहित्य के एक विख्यात कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हें प्यार से साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य जगत में, साहित्य के जगत में मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। दद्दा यानी कि सम्मान की दृष्टि से हम दद्दा कह के इन्हें संबोधित करते थे। और अगर मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं हैं उनमें राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश गौरव की गूंज हमें सुनाई देती है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी एक विशेष रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की एक पत्रिका थी, जिस पत्रिका का नाम है सरस्वती, उसमें प्रकाशित होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारने का कार्य किया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक माहौल के चलते इन्हें राम काव्य लिखने में बहुत प्रोत्साहन मिला और तात्कालीन यानी कि जो उस समय की राष्ट्रीय जो परिस्थितियां थी उनसे प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी थी। इसी कारण से ये यही कारण था। इनको कौन से कारण थे? यानी कि इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देती थी, जिसकी वजह से इन्हें राष्ट्र कवि कह के संबोधित किया जाने लगा। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध विख्यात रचना है, जिसका नाम है भारत भारती। तो उसी विख्यात रचना से इस पाठ को लिया गया है, भारत गौरव को लिया गया है। इनकी और भी कई रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती मैंने आपको बताया, साकेत, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण सन 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया और ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको,
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। यानी कि खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। किसकी सलाह पर? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से, उनकी सलाह से। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए, यानी कि जो मैंने आपको एक रचना बताई है भारत भारती, बहुत प्रसिद्ध रचना, उसमें आपको स्वदेश प्रेम की गूंज सुनाई देगी। तो उसी कविता की बात करते हुए कहते हैं, भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो मैथिली शरण द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग कहा जा सकता है। किसे कहा जा सकता है? भारत भारती को। यानी कि जो तत्कालीन समस्याएं हैं उनसे उबरने के लिए भारत भारती जो रचना की गई है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, उसको समाधान के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है। भारत दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध से कम नहीं की जा सकती। और आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता का शीर्षक है भारत गौरव, जो कि एक अंश है भारत भारती का। ठीक है। जिसमें 3 खंडों में देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित हैं। मैंने कहा था ना, भारत भारती में स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देती है, राष्ट्रीय चेतना की गूंज सुनाई देती है। और इसी भारत भारती में 3 खंडों में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। वर्तमान स्थिति लिखी है, भूतकाल की स्थिति लिखी है और भविष्य काल की स्थिति का वर्णन भी भारत भारती में मिल जाता है। जब भविष्य काल की स्थिति का वर्णन भारत भारती में मिल जाता है, इसका मतलब ये है हम भूतकाल से सीख सकते हैं, वर्तमान की परिस्थितियों का समाधान कर सकते हैं। जब मैथिली शरण गुप्त ने भविष्य की आशंकाओं को बताया है, तो भविष्य को हम मद्देनजर रखते हुए हम अपने वर्तमान में कैसे सुधार कर सकते हैं, इसका समाधान, सभी समस्याओं का समाधान मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में लिखा है, भारत भारती में दिया है। यकीनन वो एक, उसको हम शोध का विषय कह सकते हैं। उन्होंने शोध किया है, उसके बाद उन्होंने भारत भारती की रचना। गुप्त जी यानी कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र इस पाठ में प्रस्तुत किया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया गया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। भारतीय संस्कृति जो कि प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है, सबसे वृद्ध अगर कोई है संसार में, इस लोक में, इस धरा पर, इस भू पर, तो वह भारतवर्ष ही है। भारतवर्ष की संस्कृति सबसे पुरानी है, भारतवर्ष की सभ्यता सबसे पुरानी है। तो इसी का गुणगान मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पाठ में किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण इस पाठ में आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखे गए इस काव्य को हम यहाँ आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, मैथिली शरण गुप्त ने भारत का गौरवगान किया है। भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत जैसी पवित्र भूमि का गुणगान मैथिली शरण जी ने इस पाठ में किया है। अच्छा, भारत को हम किस नजरिए से देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। भारत को मैथिली शरण गुप्त जी ने किस नजरिए से देखा है, ये महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने भारत के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है? क्या मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी सभ्यता पर प्रकाश डाला है?
संस्कृति पर प्रकाश डाला है। यकीनन उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाजों का अवलोकन किया है और उसके पश्चात भारत का गौरव गान किया है, भारत के गुण गाए हैं। और वो एक समय के लिए परेशान भी हो जाते हैं जब वो तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हैं, तो उनका हृदय कांप उठता है, क्योंकि आज परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, आज सभ्यता लोप होती जा रही है। तो यही कारण है कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने भारत भारती काव्य को 3 खंडों में लिखा है। भूतकाल खंड में लिखा है, वर्तमान खंड लिखा है और भविष्य काल का खंड लिखा है। यानी कि और मैथिली शरण गुप्त ने जो, अच्छा कि मैंने बताया था, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहा है कि इसका समाधान भी है, इसका समाधान भी है। और कह सकते हैं हम कि मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया है इस कविता के माध्यम से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने किन शब्दों के माध्यम से, किन पंक्तियों के माध्यम से अपनी पवित्र पावन धरती यानी कि भारतवर्ष का गुणगान किया। तो भारतवर्ष के बारे में तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, मैंने कुछ पाठों में भारतीय संस्कृति से आपको रूबरू कराया है, परंपराओं से रूबरू कराया है। तो ये पावन भूमि है, ये वही पावन भूमि है जहां के लोगों में संस्कार कूट कूट कर भरे होते हैं। ये वही पावन भूमि है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। ये वही पावन भूमि है जहां छात्रों के, शिष्यों के हृदय में अपने गुरु के लिए सम्मान भरा होता है, गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये वही पावन भूमि है, ये वही पावन भूमि है जहां अपने से बड़े लोगों का आदर सत्कार किया जाता है। माँ बाप को हम देवता, भगवान, इष्ट के समान पूजते, उनकी वंदना करते हैं। ये वही पावन भूमि है जहां ऋषियों ने, तपस्वियों ने कई सालों तक, कई वर्षों तक तपस्या की और अपना ज्ञान पूरे भारतवर्ष में बांटा। ये वही पावन भूमि है जहां गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। ये वही पावन भूमि है जहां की विद्या, कला, कौशल सबसे श्रेष्ठ है, पूरे संसार भर में श्रेष्ठ है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, हमारे वेद हैं, वेदों में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं जिनके आधार पर आज कई प्रयोग किए गए हैं। आज विज्ञान तरक्की कर रहा है, विज्ञान का आधार है वो वेद। तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि आज जो वर्तमान समय में जो भी वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, जो भी उन्नति का कारण है, वो सब कुछ हमें वेदों में, हमारी संस्कृति में देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ बात करें, हम अपने भारतवर्ष की बात करें, तो यहाँ बहुत प्राचीन से प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे जिनकी जो वास्तुकला के एक अनूठे नमूने हैं। उन मंदिरों जैसी वास्तुकला पूरे विश्व भर में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी वास्तुकला आपको भारतवर्ष में हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। आप दक्षिण की तरफ चले जाइए, दक्षिण में मंदिरों की जो वास्तुकला है वो सराहनीय है, अद्वितीय है। उस जैसी वास्तुकला के नमूने कहीं नहीं मिल सकते, ठीक है। और ये वही पावन भूमि है, ये वही भारतवर्ष है जिसकी सभ्यता सबसे प्राचीनतम है। प्राचीन सभ्यता, संस्कृति के गौरव चिन्ह आज भी हमारी पावन भूमि पर मिल जाते हैं। परोपकार यहाँ, ये भारतवर्ष की अगर सभ्यता की बात करें, आज भी लोगों के हृदय में ये सभ्यता विराजमान है, मौजूद है। कौन कौन सी सभ्यताएं हैं हम अपने समाज में देखते हैं। हमारे हृदय में परोपकार की भावना है, सेवा की भावना है, भलाई की भावना है, ईमानदारी, कर्मठता, सच्चाई के मार्ग पर चलने का साहस लोगों के अंदर है। तो ऐसे महान भावनाओं वाले, महान
चरित्र के कर्मवीर भारत में आज भी विद्यमान है, मौजूद हैं। तो चलिए हम मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता को पढ़ते हैं और कविता को हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि भारत वर्ष का गौरवगान मैथिली शरण गुप्त जी ने किस प्रकार किया है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको भारत के गौरवगान यानी कि भारतवर्ष की सभ्यता परंपराओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उन परंपराओं को यहाँ इस पाठ के आधार पर बताने का औचित्य नहीं है। उनको सिर्फ आपको पता होना चाहिए, वो सिर्फ इस बात के लिए वो बताई गई हैं, इस अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बताया गया है कि आप उनसे कुछ सीखें, अपनी सभ्यता पर अपनी सभ्यता का पालन करते रहें, जो भी आपकी सभ्यता है। ठीक है, तो चलिए मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता को मैं पढ़ता हूँ। इस कविता को पढ़ते समय इसमें जो भी क्लिष्ट शब्द आएंगे, कठिन शब्द आएंगे, उनका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा और मैं पूरा पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार में ही समझ में आ जाए और आपको ये कविता दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। कुछ इस प्रकार की मैं भाषा शैली का आज प्रयोग करने जा रहा हूं। तो चलिए मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविता में लिखते हैं, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां। एक बार मैं पहले 4 पंक्तियों को पढ़ता हूं, उसके बाद प्रत्येक पंक्ति का आपको अर्थ बतलाने वाला हूं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किसी देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन है, वह भारतवर्ष है। भूलोक, भूलोक यानी कि पूरा संसार, पृथ्वी लोक, ये धरा, ये पृथ्वी, पूरे संसार की बात करते हुए कहते हैं भूलोक का गौरव। गौरव किसे कहते हैं? गौरव कहते हैं सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां है। तो ऐसा कौन है जो पूरे भूलोक का गौरव है, जो पूरे भूलोक यानी कि धरती का, संपूर्ण सृष्टि का गौरव है, संपूर्ण सृष्टि का सम्मान है, वो कौन है? वो भारतवर्ष है। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां? प्रकृति की, प्रकृति यानी कि जो हमारी प्रकृति है का पुण्य यानी कि पवित्र, लीला स्थल कह सकते हैं क्रीड़ा स्थल को, कर्म भूमि को। तो इस पूरे संसार की सबसे पवित्र क्रीड़ा भूमि, पवित्र कर्म भूमि कहां है? तो वह कर्म भूमि, संसार की सबसे पवित्र कर्म भूमि है भारतवर्ष। इस संसार का सम्मान, इस संसार का गौरव, इस संसार की मान प्रतिष्ठा कौन है? वह भारतवर्ष है। फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां। तो ये वही पावन भूमि है, ये वही पवित्र भूमि है जहां पर मन को हर लेने वाला हिमालय मौजूद है, जहां दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है? वह भारतवर्ष है। और ये वही भारतवर्ष है जहां हिमालय पर्वत है और गंगा जैसी पवित्र नदी जहां बहती है, गंगा जैसी पवित्र नदी जहां बहती है। संपूर्ण देशों से अधिक किसी देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण यानी कि सारे देशों में सबसे अधिक उत्कर्ष, प्रगति, उन्नति किसकी है? सभी देशों का अगर अवलोकन किया जाए तो सबसे ज्यादा उन्नति करने वाला, सबसे ज्यादा प्रगति करने वाला, सबसे ज्यादा विख्यात, सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश कौन सा है? तो वह भारतवर्ष है। अगली पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक किसी देश का उत्कर्ष है, उसका, किसका उत्कर्ष है?
किसकी उन्नति है, किसकी प्रगति है, आगे पंक्ति में जानेंगे। उसका की जो ऋषि भूमि है, उस भूमि का उत्कर्ष सबसे अधिक है, उस भूमि का उन्नति, उस भूमि की प्रगति सबसे अधिक है जिस भूमि पर ऋषियों ने जन्म लिया, जिसे ऋषि भूमि कहा जाता है, ऋषियों की भूमि कहा जा सकता है, कहा जाता है। ऋषियों ने, तपस्वियों ने ऐसी पावन भूमि पर जन्म लिया। ये वही भारतवर्ष है, ये वही भारतवर्ष है। एक बार पुनः इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं, पहले एक बार फिर से पंक्तियों को पढ़ता हूं, जल्दी बहुत बताऊंगा इस बार मैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, वह भारतवर्ष है। मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं वह स्थान कहां है जिस पर संसार को गर्व है, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, खेल की भूमि है, कर्म भूमि है, वह स्थान वही है, वह स्थान वही है जहां हिमालय है और गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, यानी कि वह स्थान भारतवर्ष है। दुनिया के सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उन्नत, सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश कौन सा है, वह भूमि कौन सी है, वह ऋषियों की भूमि है, वह तपस्वियों की भूमि है और वह भूमि है भारतवर्ष। तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई प्रथम 4 पंक्तियों को हमने पढ़ा, आगे की पंक्तियों को देखते हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में और क्या और कहीं, भगवान की भावभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का सबसे पहले यही विस्तार है। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये भारतवर्ष सबसे वृद्ध है, सबसे बूढ़ा है, बूढ़ा है यानी कि सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है, ठीक है, यानी कि इस संसार में जितने भी देश हैं उन सब में महान, उन सब में वृद्ध कौन है, सबसे वृद्ध है भारतवर्ष। अब भारतवर्ष सबसे वृद्ध है, इसका मतलब यही है कि भारतवर्ष की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले हुई है, भारतवर्ष की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। तो अब आते हैं पंक्तियों पर। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। एक शब्द आया है सिरमौर, सिरमौर का अर्थ होता है सरदार या श्रेष्ठ। सिरमौर का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ या सरदार, ठीक है, श्रेष्ठ, महान, उच्चतम, क्या, उच्चतम। तो अब मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, भगवान की भावभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भावभूतियां क्या होती हैं, तरह तरह की वैभव की, तरह तरह की संपत्तियां भावभूतियां कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हाँ जी, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार में सर्वश्रेष्ठ देश है, सबसे महान देश है, प्राचीन देशों में इसके मुकाबले कोई दूसरा देश नहीं है, सबसे प्राचीनतम देश है तो वह भारतवर्ष है, ठीक है। चलिए, भगवान की भावभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। नर सृष्टि यानी कि इंसानों की रचना, नर सृष्टि हम कह सकते हैं अब जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है, ठीक है। अब आते हैं तो नर सृष्टि यानी कि इंसानों की रचना, ठीक है।
तो आगे की पंक्तियों में गुप्त जी लिखते हैं कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। और यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भगवान ने संसार में वैभव के जो भी स्थान बनाए हैं, जो भी स्थान बनाए हैं, वो सबसे पहले यही भारत वर्ष में ही बनाए हैं। कहां बनाए हैं? भारत वर्ष में ही बनाए हैं। प्रथम भंडार है, सबसे पहले यही वैभव, यही प्रथम संग्रह, प्रथम भंडार कौन सा है? इसी देश में हुआ, यही देश है। और विधि यानी कि ब्रह्मा ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी कि इंसानों की जो रचना हुई है, इंसानों की जो उत्पत्ति हुई है, इंसान की उत्पत्ति ब्रह्मा ने सबसे पहले कहां की है? भारत भूमि पर की। ये वही पावन भूमि है। तो यहां इस पंक्ति में गुप्त जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी सबसे पहले यही किया है। मानवों की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई है? भारत वर्ष में हुई। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों को हमने पढ़ा। तो आशा करता हूं आपको ये पंक्तियां समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अब बाकी की पंक्तियों को हम वीडियो के दूसरे लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और यहाँ मैंने जो भी आपको शब्द बताए हैं, कठिन शब्द बताए हैं, उसको आपको याद कर लेना है और एक बार खुद ही बाकी की पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास आपको करना है। अगर आपको प्रयास करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। ठीक है, वैसे भी पढ़ने की ये कला होती है। विद्यार्थियों को हमेशा यही करना चाहिए कि जब पाठ या कोई भी पाठ है वो आपको विद्यालय में कराना है, विद्यालय में आपके अध्यापक जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो एक दिन पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो खुद थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में एक तरीके से आपको दिमाग में एक छवि बनी रहेगी कि आपको क्या पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको उसमें समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी का जो समझ में नहीं आता है वो आपको विद्यालय में पढ़ा दिया जाता है। तो पहले खुद प्रयास कीजिए समझने का, उसके बाद अध्यापक यानी कि मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा। आप प्रयास करेंगे तो आप क्या होता है, जब कोई बच्चा खुद प्रयास करता है ना, तो जब बच्चा खुद प्रयास करता है सीखने का, समझने का, तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, प्रयास नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप किताब से पढ़ ले, डायरेक्ट आप जो है लेक्चर ही सुनेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी बुद्धि का विकास होने वाला है, शब्दों को समझने का, अर्थ को गढ़ने का जो आप प्रयास करेंगे, वो आपका प्रयास करने के बाद जो आपकी बुद्धि में विकास होगा, उस पाठ को समझने में जो आपको सहायता मिलेगी, वो नहीं हो पाएगी। तो डायरेक्ट आप लेक्चर को मत सुना करें। आपको जो पाठ, जैसे आज मान लीजिए आज मैंने आपको भारत गौरव पढ़ाया है, इस पाठ को पढ़ाया है, कल मैं इसकी बाकी की पंक्तियों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज आपको पता है कि हाँ सर ने पहली पंक्तियाँ पढ़ा दी हैं, बाद की पंक्तियों को सर कल पढ़ाएंगे। तो इन पंक्तियों को जो आप आज अटेंड करेंगे, ठीक है, इन पंक्तियों को अटेंड करने के बाद बाकी की जो पंक्तियां हैं जो कि मैं कल पढ़ाने वाला हूं, आप आज ही उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, आज आप पढ़ लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो कल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और एक बार में याद भी रहेगा। अगर आप खुद से प्रयास करेंगे तो एक बार लेक्चर सुनने के बाद आपको दोबारा वो लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शर्त एक ही, आप पहले खुद प्रयास करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की द्वारा लिखित भारत गौरव की इन पंक्तियों को हमने पढ़ा। बाकी की पंक्तियों को हम वीडियो के अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।